की ज़िंदगी का असली बोझ क्या होता है? ना सिर्फ पैसे कमाना, ना सिर्फ जिम्मेदारी निभाना, बल्कि इन सबसे कहीं ज़्यादा उसे स्ट्रांग दिखना, हर वक्त अपने आप को कंट्रोल में रखना और हर फैसले को जिम्मेदारी से लेना। लेकिन अंदर ही अंदर वो थक चुका होता है। बस वो चाहता है कि कोई आए और थोड़ी देर के लिए इन हालातों से, इन जिम्मेदारियों से दूर कर दे। कोई ऐसी जो उसके मन को नियंत्रण कर ले। और यही होती है द सायरन। वो न ज़्यादा बोलती है, ना किसी को मोहित करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी सब उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। उसका अंदाज, उसकी आंखें, उसका रूप, यानी कि सब कुछ एक अलग ही दुनिया का फील देती है। सिरेन कोई आम फीमेल नहीं होती। वो एक चाल, एक वासना होती है, एक सपना जिसे मर्द जीना चाहता है। और इस चाल में खो जाने का मतलब है अपना नियंत्रण खोना। सिरेन का जादू उसके रूप या उसके कपड़ों में नहीं, बल्कि उसकी वाइब में होती है, जो उसे वह खुद क्रिएट करती है। एक ऐसी प्रेजेंस जिसमें हर मर्द सिर्फ महसूस करता है और बाकी सब भूल जाता है। आज के ज़माने में फीमेल अपने आप को छुपा लेती है, लेकिन जो सिरेन बन जाती है वह सब कुछ कंट्रोल कर लेती है, दिल से लेकर डिज़ायर तक। 48 ईसा पूर्व। यह एक ऐसा समय था जब सत्ता खून से ज़्यादा मायने रखती और अपनी ही बहन बीवी बन जाती थी। इजिप्ट का किंग टॉलमी 14 अपनी ही बहन और पत्नी क्लियोपाट्रा को सत्ता से बेदखल कर देता है और देश की सीमाओं को पूरी तरह से बंद करवा देता है, ताकि क्लियोपाट्रा वापस ना आ सके। अब सत्ता सिर्फ टॉलमी के हाथ में थी। उसी साल जूलियस सीजर इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया आता है। सीजर को इस बात से फर्क नहीं पड़ता था कि इजिप्ट में क्लियोपाट्रा और उसका पति टॉलमी के बीच सत्ता की कितनी भी लड़ाई हो रही हो। उसे सिर्फ एक बात मायने थी, इजिप्ट रोमन साम्राज्य के अधीन रहे। रोम एक बड़ा साम्राज्य है और सीजर जानता था कि अगर एक कोने में विद्रोह या अस्थिरता हो तो उसका असर पूरे साम्राज्य में पड़ सकता है। सीजर को सिर्फ राजनीति और सत्ता की स्थिरता ही प्यारी थी, ना कि रिश्ते नाते। राजनीति को चलाने के लिए ताकत ही सबसे बड़ी चीज़ है और इजिप्ट उस राजनीति को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण शासन था। एक रात जूलियस सीजर इजिप्ट के शाही महल में अपने जनरलों के साथ रणनीति पर चर्चा कर रहा होता है। तभी एक सिपाही आता है और कहता है कि दरवाजे पर एक ग्रीक व्यापारी खड़ा है, वो सीजर के लिए बहुमूल्य तोहफा लाया है। सीजर जो उस वक्त थोड़े मजाक के मूड में था, वह व्यापारी को अंदर बुला लेता है। व्यापारी अंदर आता है, कंधों पर एक बड़ा था कालीन उठाए हुए। वह उस कालीन की रस्सी खोलता है और एक ही झटके में जमीन पर फैला देता है। फिर जैसे ही वह जमीन पर कालीन खुलता है वहाँ से निकलती ही क्लियोपाट्रा, आधी नंगी, उसके बाल बिखरे हुए और चेहरा चमकता हुआ, बिल्कुल वैसे जैसे समुद्र की लहरों से कोई देवी जन्म ले रही हो, जैसे वीनस खुद धरती पर आ गई हो। पूरे दरबार की आंखें बस उसी पर टिक जाती है। किसी ने ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था। पूरा दरबार सन्ना रह जाता है। सिर्फ 21 साल की वह रानी एक सपने की तरह सबके सामने आती है, मोह, खूबसूरत और पूरे कॉन्फिडेंस में। रात के अंधेरे में सिर्फ एक आदमी के साथ महल में चुपचाप घुसना और खुद को कालीन में छुपा लेना, ये एक दाव था जिसमें सब कुछ दाव पर लगा था। ये कोई साधारण योजना नहीं थी। उसने अपनी इज्जत, अपनी जान और सत्ता सब कुछ दांव पर लगा दी थी। क्लियोपाट्रा जानती थी सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि कला, रहस्य और आकर्षण से भी इतिहास बदला जा सकता है। सीजर मोहित हो चुका था। जैसे ही उसने क्लियोपाट्रा को देखा और उसकी मधुर आवाज़ सुनी, वह पूरी तरह से उसकी जादू में फंस चुका था। डायो कैसियस कहते हैं, क्लियोपाट्रा वाज इन द प्राइम ऑफ लाइफ, हैड अ डिलाइटफुल वॉइस which could not fail to cast a spell over all who heard it। उसी रात क्लियोपाट्रा सीजर की प्रेमिका बन जाती है।
सीजर की ज़िंदगी पहले भी बहुत औरतें आई थी, लेकिन सिर्फ डिस्ट्रैक्शन की तरह। सीजर वो उन्हें जल्दी छोड़ देता था ताकि फिर से राजनीति और युद्ध की दुनिया में लौट सके। लेकिन क्लियोपाट्रा कुछ और ही थी। कभी वह सीजर को अलेक्जेंडर द ग्रेट की तरह दुनिया पर राज करने का ख्वाब दिखाती, तो कभी खुद को देवी आइसिस की तरह सजाकर दरबार की भव्यता के बीच उसे दिव्य आनंद देती। वह उसे इजिप्ट की रहस्यमयी शक्ति में डुबो देती। सीजर को कभी यह यकीन नहीं होता था कि वह वाकई उसे पा चुका है, क्योंकि जैसे ही उसे लगे कि वह उसे जीत लिया है तो क्लियोपाट्रा अचानक से ठंडी या गुस्सा हो जाती। अब लड़ाई युद्ध से उसके दिल तक पहुंच चुकी थी। क्लियोपाट्रा एक युद्ध बन चुकी थी जिसमें सीजर को जीत पाना आसान नहीं था। समय बीतता है। सीजर ने एक एक करके क्लियोपाट्रा के सभी दुश्मनों को रास्ते से हटा दिया और इजिप्ट में रुकने के लिए बहाने ढूंढता रहा। एक बार क्लियोपाट्रा ने उसे नील नदी की ऐतिहासिक जगह पर ले गई, लेकिन ये कोई आम सफ़र नहीं था। एक ऐसी नाव जिसकी भव्यता की कल्पना करना भी मुश्किल है। 54 फीट ऊंची, कई मंजिल वाली छत और बीच मंजिल में एक भव्य मंदिर जो डायनोसिस देवता के लिए बनाया गया था। इन अनोखी सफ़र में सीजर उन गिने चुने रोमन में शामिल हो गया जिन्होंने अपनी आंखों से पिरामिड देखी। लेकिन सीजर रोम की गद्दी छोड़कर इजिप्ट में रमा हुआ था। पूरे रोमन साम्राज्य में विद्रोह होती है। 44 ईसा पूर्व सीजर की हत्या कर दी जाती है। अब रोमन साम्राज्य 3 लोगों के हाथ में थी। ट्रिमविरेट, जिसमें एक नाम था मार्क एंटनी, एक बहादुर योद्धा जिसे शानो शौकत और नाटक का शौक था। वो खुद को डायनोसिस यानी मौज मस्ती का देवता समझता। कुछ साल बाद जब एंटनी सीरिया में था, क्लियोपाट्रा ने उसे टार्सेस मिलने बुलाया। एंटनी टार्सेस में क्लियोपाट्रा का इंतजार में था। क्लियोपाट्रा जानबूझकर लेट आई और जब वो आई तो उसकी मौजूदगी ने सबको हिला दिया। नदी पर सुनहरी नाव दिखाई देती है। उसके बैगनी रंग का सेल हवा में लहरा रहे थे। चप्पू चलाने वाले संगीत की धुन पर नाव को खींच रहे थे। नाव के चारों तरफ सुंदर औरतें देवी के रूप में सजी हुई और उनके बीच बैठी थी क्लियोपाट्रा, देवी एफ्रोडाइट की तरह। चारों तरफ छोटे छोटे क्यूपिड उसे हवा कर रहे थे। भीड़ उसका नाम जप रही थी जैसे वो कोई देवी हो। मार्क एंटनी भी बाकी सब की तरह कस चुका था। एक तरफ उसके अंदर क्लियोपाट्रा को जीतने की इच्छा, उसे झुकाने की लालच, और दूसरी तरफ वो उसकी मोहक दुनिया से निकल नहीं पा रहा था। और फिर वही हुआ। क्लियोपाट्रा ने उसकी हर कमजोरी को समझा और उस कमजोरी को मजबूत बनाया। जुआ, शराब, उत्सव और अजीबोगरीब चीज़ें। कुछ समय बाद एंटनी को रोम में वापस लाने के लिए ट्रिमविरेट का तीसरा सदस्य ऑक्टावियस ने अपनी बहन ऑक्टाविया से शादी करने का प्रस्ताव दिया। ऑक्टावियस रोम की सबसे सुंदर और मोहक रानी थी। योजना यह थी कि वो एंटनी को उस इजिप्ट की वेश्या से दूर रखेगी, और ये योजना कुछ समय के लिए काम भी आई। पर 3 साल बाद एंटनी फिर से क्लियोपाट्रा के पास लौट आया, इस बार हमेशा के लिए। देखा जाए तो वह उसका प्रेमी नहीं बल्कि गुलाम बन चुका था। क्लियोपाट्रा ने उसे असीम शक्तियाँ दी, इजिप्ट की तरह कपड़े, ढंग और इजिप्ट की कल्चर अपनाने में मजबूर किया। अब एंटनी रोम की सभ्यता को भी भूल चुका था। आज तक क्लियोपाट्रा की सिर्फ एक तस्वीर ही मिली, वो भी एक सिक्के पर बनी हुई धुंधली सी। लेकिन उसके बारे में लिखी गई कहानियाँ की कोई कमी नहीं है। कहा जाता है कि उसके चेहरे की बनावट पतली और नुकीली थी, नाक थोड़ी तीखी और लंबा चेहरा, पर उसकी सबसे हाइप्नोटिक चीज़ थी उसकी आंखें, बड़ी और मोहित। उसका जादू उसकी लुक्स पर नहीं बल्कि अलेक्जेंड्रिया की बहुत सारी लड़कियां उससे ज़्यादा सुंदर मानी जाती थी। तो फिर सवाल यह है, क्लियोपाट्रा में ऐसा क्या था जो सीजर और एंटनी जैसे जाबाज और बहादुर मर्द भी देख नहीं पाए।
वो एक ऐसी फीमेल थी जो हर दिन खुद को बदलती थी। आ वन वुमेन स्पेक्टिकल। हर दिन उसका मेकअप, उसकी पहनने का तरीका, उसका अंदाज कुछ नया होता। हर बार वह यह महसूस कराती कि वो खास है। उसकी आवाज़ के बारे में लेखक ने लिखा कि शब्द भले ही आम होते, पर जिस अंदाज में वह बोलती, लोग यह भूल जाते कि उसने क्या कहा, बस यह याद रखते कि उसने कैसे कहा। क्लियोपाट्रा का असली हथियार अटेंशन खींचना और एक इल्यूजन तैयार करना। उसे पता था दुनिया को सच्चाई से ज़्यादा एक सपना चाहिए होता है, और वो सपना वो खुद बनी। और इसी तरीके से एक औरत जिसे एग्जाइल कर दिया गया था, उसने आगे जाकर 20 साल तक इजिप्ट में राज किया। सिर्फ सुंदरता किसी फीमेल को सिरे नहीं बनाती, बल्कि उसे एक नाटक और कल्पना की जादू उसे बेजोड़ बनाती है। हर पुरुष चाहे जितना भी वफादार क्यों ना हो, एक समय के बाद उबने लगता है, चाहे कोई सुंदर फीमेल से ही क्यों ना हो। उसे चाहिए कुछ नया अनुभव, अनदेखी दुनिया। अगर कोई औरत उसे यह फील करा दे कि वो हर बार एक नया रंग, एक नया रूप, एक नई कहानी लेकर आ सके, तो वो पुरुष आसानी से उसके पीछे फंस जाता है, जैसे सीजर और एंटनी फंसे। सिरेन ये वो रहस्यमयी और आकर्षक महिला है जिसकी कहानियाँ बहुत पुरानी है। इसकी प्रेरणा ग्रीक देवी एफ्रोडाइट से मिलती है, लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं है। ये असल में उस चाह का हिस्सा है जिसमें एक मर्द एक बेहद सुंदर, आत्मविश्वासी और रहस्यमयी औरत की कल्पना करता है। एक औरत जो उसे बहुत खुशी दे सकती है, लेकिन उसके लिए खतरा भी। आज की दुनिया में मोह और भी ज़्यादा बढ़ गया है। अब सब कुछ बहुत सेफ और कंट्रोल्ड है। लड़ाई, खतरे और हवस जैसी चीज़ें बहुत कम हो गई है। इसीलिए उनकी ये इच्छाएं अंदर ही अंदर जहर बन जाती है। कई बार बहुत ताकतवर आदमी भी अजीब फैसले ले लेता है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो खुद को जिंदा महसूस करना चाहता है। अगर आप चाहती हो लोग आपकी तरफ खींचे चले आए, तो सायरन बनना सबसे असरदार तरीका है। ये आदमी की गहरे भावना को छूती है। सही तरीके से रोल निभाओ तो एक समझदार आदमी भी आपके पीछे बेबस हो सकता है। यह खासकर उन मर्दों पर ज़्यादा असर करती है जो बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, जैसे क्लियोपाट्रा ने मार्क एंटनी पर अपना नियंत्रण किया। लेकिन यह उन्हीं तक सीमित नहीं, बड़े बड़े बुद्धिमान लोग भी इसके जाल में फंस जाते हैं, क्योंकि यही लोग मोह के मामले में सबसे कमज़ोर होते हैं। सिरेन को किसी खास शिकार की तलाश नहीं करनी पड़ती, उसका जादू हर तरह के आदमी पर चल जाता है। एक सायरन को सबसे पहले खुद को दूसरी औरतों से अलग दिखना होता है। वह अपनी फितरत से ही अलग, खास और अनोखी होती है, जैसे कोई ऐसा खजाना जिसे हर मर्द पाना चाहता हो। शारीरिक आकर्षण यहाँ सबसे बड़ा हथियार है। सिरेन को देखना ही अनुभव होना चाहिए। अगर आप अपनी अट्रैक्शन को थोड़ा अलग तरीके से दिखाएं, तो आप तुरंत सबसे अलग दिखेंगी, क्योंकि ज़्यादातर फीमेल में इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता। लेकिन सिर्फ अलग दिखना काफ़ी नहीं। सिरेन के पास 2 खासियत और होनी चाहिए। पहला, पुरुष को इतना उत्तेजित करो कि वह अपना नियंत्रण खो बैठे। और दूसरा, खतरा, क्योंकि खतरा एक अजीब तरीके का आकर्षण होता है। पहली चीज़ आसान है, बस आप रखेल या वैसे नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि इससे मर्दों की दिलचस्पी जल्दी खत्म हो जाती है। ये गुण आदमी को पागलों की तरह आपके पीछे भगाएगा, और जितना वह भागेगा उतना उसे लगेगा कि वह यह सब खुद कर रहा है। इस तरह वह यह कभी नहीं सोच सकता कि आप उसे कितनी गहराई से चला रही हो।